इससे पहले गति का चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो गति के बाद हमारा बल का टॉपिक है। तो फोर्स बल कहते किसको है? तो किसी भी वस्तु पर लगाए जो हम बल लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसमें या तो उसके अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। चेष्टा करना मतलब कोशिश करना। तो किसी भी चीज के ऊपर जब हम अपना बल लगाते हैं तो वो उसकी अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देता है या फिर उसमें अवस्था में परिवर्तन करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो उसको हम बल कहते हैं। डिफिनेशन क्या हुआ? भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है, उसको हम बल कहते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच व्हेन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट काउज टू अटेम्प्ट टू चेंज इट्स स्टेट्स। कहता है जो जब किसी पर वो बल लगता है तो उसके स्टेट्स में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है या फिर परिवर्तन लाता है। जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहां बैट से बॉल पे जब शॉट लगाते हैं तो वहां उसका अवस्था में परिवर्तन होता है क्योंकि बॉल सामने आ रही होती है और हम जब उस पर बैट से फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वहीं पे यदि हम वहीं पे दूसरा जगह जब बॉल जाता है तो फील्डर वहां पे उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तो जब वो बॉल रुक जाता है वहां फोर्स पे अप्लाई होकर के बॉल रुक जाती है, ठीक है। उसी तरह यदि हम किसी गाड़ी पे धक्का लगाते हैं तो या तो गाड़ी खिसक जाती है या फिर हम उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये हमारा फोर्स कहलाता है। तो फोर्स बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। इससे पहले ही मात्रक और बीमा में हम पढ़े थे, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डायन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन होता है। बल का जो क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हुआ है। डिफिनेशन में ये मत लिख के आए कि बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, ये डिफिनेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब बल के प्रकार हो जाता है, बल के कौन कौन टाइप होता है उसको देखेंगे। तो बल के टाइप में हो जाता है पहला गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो हर चीज जो भी वस्तु क्या कहते हैं ब्रह्मांड में अवेलेबल है, हर वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो जो अर्थ के द्वारा जो बल लगाया जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी वस्तु आ रही है उस पर अर्थ अपना एक बल लगाती है। जो कोई भी वस्तु जैसे ऊपर से नीचे गिर जाती है, ठीक, तो वो ऊपर क्यों नहीं चले जाती है? तो उस पर गुरुत्वीय बल लगता है जो कि धरती के द्वारा उस पर फोर्स काम कर रहा होता है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा होता है बैलेंस फोर्स होता है। तो बैलेंस फोर्स क्या क्या होता है? जब कोई वस्तु है, मान लीजिए ये एक वस्तु है ए, ठीक, इस वस्तु पे एक फोर्स इस साइड से काम कर रहा है, F फोर्स, F1 फोर्स, इधर से F2 फोर्स कार्य कर रहा है। एक आदमी है, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, एक आदमी इधर से खींच रहा है, दूसरा आदमी इधर से खींच रहा है, ठीक है। तो यदि दोनों आदमी का फोर्स बराबर होगा तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। यदि किसी एक का फोर्स ज्यादा होगा, दूसरे का फोर्स कम होगा, तो उसके तरफ जिसका फोर्स ज्यादा होगा हम उसके तरफ जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे होता है, जब ये F1 फोर्स और F2 फोर्स इक्वल हो जाए, F1 इक्वल टू F2 हो जाता है, तो इसी को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो यदि फोर्स बैलेंस हो जाता है तो उस स्थिति में वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद होता है अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल जो होता है वो सेंटर की ओर लगता है, अपकेंद्री बल जो होता है वो सेंटर से बाहर की ओर लगता है। जैसे साइकिल चलाते समय, जब हम साइकिल चलाते हैं तो वहां पर जब कहीं पे टर्निंग आता है या घूमते समय हम अंदर की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, टर्निंग पे टर्न की ओर झुक जाते हैं, तो वहां पे कौन सा बल कार्य करता है? तो वहां अभिकेंद्री बल कार्य करता है। साइकिल सवार ये क्वेश्चन बनता है, जो साइकिल सवार जब मोड़ता है जब साइकिल को सड़क पे, तो मोड़ते समय वो अंदर की ओर झुक जाता है, वो कौन सा बल का कार्य होता है? तो वहां पे जो है अभिकेंद्री बल कार्य करता है। और दूसरा अपकेंद्री बल सेंटर से बाहर की ओर कार्य करता है। जब दूध से हम क्रीम निकालते हैं तो दूध से क्रीम निकालते समय जब उसको मशीन से घुमाते हैं तो क्रीम अंदर से बाहर की ओर निकलता है, क्योंकि क्रीम तो हमको दूध के अंदर दिख नहीं रहा होता है पहले। फिर उसको गर्म करते हैं, उसका मशीन में उसका प्रोसेसिंग करते हैं, तो जो है वो वापस क्रीम बाहर निकलता है। तो दूध से क्रीम का बाहर निकलना, इसमें कौन सा फोर्स काम करता है? तो इसमें काम करता है अपकेंद्री बल कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद बल का प्रकार और उसका परिभाषा लिखते हैं यहाँ के बाद।
यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जी का वैल्यू क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जी जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है। संतुलित बल, जब कोई वस्तु किसी विपरीत दिशा में समान बल कार्य कर रहा होता है तो उसका परिमाण शून्य हो जाता है। तो उसका परिणाम जब शून्य हो जाता है तो उसको हम संतुलित बल कर रहे हैं। जब किसी बल, दो बल एक साथ एक वस्तु पे कार्य कर रहा है और विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि ये इसको हम इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये क्या अपने जगह से नहीं हिलेगा। एक समान बल लगाएंगे तो एक तरफ बल ज्यादा लगाएंगे, दूसरी तरफ बल कम लगाएंगे, इधर खींचा चला जाएगा। तो इसको जो जब वो खींचा नहीं जाता है तो वहां पर दोनों तरफ का बल जब समान हो जाता है तो उसको हम संतुलित बल कहते हैं। उसके बाद क्या? चुंबकीय बल। तो चुंबक का में दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है। तो चुंबक के दो ध्रुव के बीच जो बल लगता है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल का क्या डिफिनेशन क्या होता है? 1/4 पाई म्यू m1 m2 by r स्क्वायर। 1/4 पाई म्यू इंटू m1 m2 by r स्क्वायर। म्यू जो हो गया ये चुंबकीय पारगम्यता हो गया। म्यू यहाँ पे क्या है? चुंबकीय पारगम्यता। M1 और M2 दोनों चुंबक का द्रव्यमान हो गया। R जो है वहां पर दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है। ये चुंबकीय बल का डिफिनेशन हो गया, संतुलित बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद और भी है। उसके बाद है चौथा नंबर में अस्थिर वैद्युत बल। जो दो अस्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को अस्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दो अस्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को अस्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु आवेश है ए, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, एक है बी, इस पे चार्ज है नेगेटिव। ये दोनों के बीच भी बल लगेगा। जब चार्ज अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक दूसरे को अपने तरफ खींचने का कार्य करता है। जब चार्ज एक जैसा हो, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए, वहां पर रिपल्सन फोर्स कम करता है, वो दोनों को दूर की ओर फेंकता है। ठीक है। तो जब सेम चार्ज हो तो रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज हो तो डिफरेंट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन, डिफरेंट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन और सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन। उसका अस्थिर वैद्युत बल का परिभाषा क्या होता है? 1/4 पाई पी Q1 Q2 by r स्क्वायर। 1/4 पाई पी Q1 Q2 by r स्क्वायर। ये स्मॉल q है। ठीक। तो Q1 और Q2 क्या हो गया? दोनों का चार्ज हो गया। R जो है दोनों के बीच की दूरी हो गई। और P जो यहाँ पे है माध्यम का परावैद्युतांक है। P इक्वल टू माध्यम का परावैद्युतांक हो जाता है। अब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसमें एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है। उसमें से एक बल जो है केंद्र की ओर कार्य करता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसको कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? तो साइकिल चलाते समय जब साइकिल सवार टर्न लेता है, मोड़ पर घूमता है, तो वह मोड़ पर क्या अंदर की ओर झुक जाता है। जब साइकिल सवार टर्न लेता है तो वो अंदर की ओर झुक जाता है। तो वो किस बल के कारण झुकता है? तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक। अब इसी में अपकेंद्रीय बल होता है, इसी को सही करके लिख लेते हैं। अभिकेंद्रीय में अपकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल केंद्र के बाहर एक बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करती है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। या अपकेंद्रीय बल का डिफिनेशन क्या हो गया? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल बाहर की ओर कार्य करता है, जो केंद्र से बाहर की ओर उसको ले जाने का कार्य करता है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल हो जाएगा दूध से क्रीम का निकलना। दूध से क्रीम का निकलना कौन से बल का एग्जाम्पल है? अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है।
तो दूध को जब हम घुमाते हैं, ठीक है, दूध को जब हम घुमाते हैं उसमें मशीन के द्वारा, तो उससे क्या होता है, मक्खन उसके अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो कौन से बल के कारण होता है, यहाँ पे अब केंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, अप केंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है। अब ये बल तो हमारा खत्म हो गया, अब इसके बाद घर्षण देखेंगे, घर्षण पढ़ेंगे। तो घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ खिसकती है, तो वहां पर एक बल कार्य करता है जो उस खिसकने का अपोज करता है, ठीक है। तो अपोजिंग फोर्स जो होता है उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जो अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो बल एक गति का विरोध करता है, ठीक है, जो बल गति का विरोध करता है उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद यहां तक इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद घर्षण लिखते हैं। अब ये घर्षण का डिफिनेशन हो गया। घर्षण का परिभाषा क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलती या खिसकती है, जब कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर चलती या फिर खिसकती है, तो सतह के संपर्क में आने के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो कि वस्तु के चलने या खिसकने का विरोध करता है। जो वस्तु के चलने का या फिर खिसकने का विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण का नियम क्या क्या है, तो घर्षण कब लगता है या फिर उसके क्या नियम, बल घर्षण बल दिशा की दिशा हमेशा वस्तु के खिसकने की दिशा के विपरीत होता है। वस्तु जिस दिशा में खिसक रहा है उसके दिशा के विपरीत वो घर्षण बल लगता है। जैसे कि ये एक वस्तु है, दूसरा वस्तु ये है, इसको हम इधर खिसका रहे हैं तो घर्षण हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। घर्षण दो तलों के बीच लगने वाले बल का अनुक्रमानुपाती होता है। जब दो वस्तु को हम एक साथ ऊपर नीचे रख के हम खिसका रहे होते हैं, जितना स्पीड में खींचेंगे घर्षण उतना ज्यादा होगा, जितना स्लो खींचेंगे घर्षण उतना कम होगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। दो तलों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती है। जितना स्पीड में खींचेंगे उतना ज्यादा घर्षण उत्पन्न होगा, जितना स्लो में खींचेंगे उतना कम घर्षण उत्पन्न होगा। तैलीय अथवा चिपचिपा पदार्थ सतहों के बीच डालने से घर्षण कम किया जा सकता है। कोई तैलीय अथवा चिपचिपा पदार्थ डालने से घर्षण कम किया जा सकता है। जैसे कि इंजन ऑयल डालते हैं हम मशीन में, ठीक है, तो इंजन ऑयल डालते हैं तो उससे इंजन के अंदर का घर्षण कम किया जाता है, वो हीट कम होता है। ये घर्षण हो गया। अब घर्षण के अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्थैतिज घर्षण होता है, सर्पी घर्षण होता है, ठीक, और गतिज घर्षण होता है या फिर लोटनिक घर्षण कहते हैं उसको। तो स्थैतिज घर्षण किसको कहते हैं, तो जब कोई वस्तु अपने स्थान पे फिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये लिए हम इसको यहाँ पे रख दिए, तो अपने स्थान पे ये पड़ा हुआ है। ये कोई वस्तु जो अपने स्थान पे रखा हुआ रहता है तो उसका स्थान पे रखे हुए होने में भी उसके अंदर एक घर्षण बल कार्य करता है जो उसको अपने स्थान पे बनाए रखता है, ठीक। उसी बल को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई वस्तु को हम खिसका रहे होते हैं, खिसकते समय उसमें भी फ्रिक्शन लग रहा, मतलब घर्षण लग रहा होता है, तो खिसकते समय जो घर्षण लगता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। और तो उसके बाद होता है लोटनिक घर्षण, ठीक, रोलिंग फ्रिक्शन। तो लोटनिक घर्षण कब लगता है, जब कोई वस्तु घूम रहा होता है, ठीक, किसी सतह के ऊपर, जैसे एक सतह है इसके ऊपर इसको हम घुमाएंगे, ठीक, यहाँ पर घूमने के कारण जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है किसी के ऊपर घूमने के कारण। जैसे साइकिल को हम चलाते हैं तो उसका चक्का जो है रोड के ऊपर घूमता है, तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद उस तीनों फ्रिक्शन के टाइप्स का हम डेफिनेशन लिखेंगे। अभी जो है यहाँ तक इसको लिख लीजिए। ये घर्षण के तीनों टाइप्स में पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है सर्पी घर्षण, तीसरा है लोटनिक घर्षण। दो वस्तु के बीच वह घर्षण जो वस्तु को खिसकने को उसको रोकता है। दो वस्तु के बीच लगने वाला वह घर्षण जो वस्तु को खिसकने से रोकता है उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण, या फिर उसका स्थिति में परिवर्तन को रोकता है, ये भी कह सकते हैं, उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरक रही होती है या फिर खिसक रही होती है तो सरकाने वाली वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब जैसे कि बक्सा और जमीन पर बक्सा को जमीन पर खिसकाते समय बक्सा और जमीन के विपरीत जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे कोई बक्सा उसको जमीन या फिर सतह पर रख के ऐसे खिसका रहे हैं
तो यहाँ पर बक्सा और जमीन के बीच जो बल लगेगा उसको हम सर्पी घर्षण कहेंगे। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, यदि बक्सा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम खिसका रहे हैं लेकिन वो खिसक नहीं रहा है, हमारा फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन वहां पे सर्पी घर्षण इतना ज्यादा है कि वो अपोज कर रहा है खिसकने का, उसको हम कहते हैं सर्पी घर्षण। और लौटनी घर्षण क्या होता है, जब वस्तु जब एक दूसरे सतह पे लुढ़क रही होती है, लुढ़क मतलब घूम के, जैसे यहाँ इसको रख दिए, ये घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है, ये इसको कहेंगे हम लौटनिक घर्षण। इसको क्या कहेंगे, लौटनिक घर्षण या फिर रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये दो वस्तु जब लुढ़क रही होती है तो वस्तु और लुढ़कने वाले सतह के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का टाइप हो गया, ठीक है। अब एक है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक किसको कहते हैं, अब घर्षण गुणांक किसको कहते हैं, घर्षण गुणांक क्या होता है, सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को हम घर्षण गुणांक कहते हैं। सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू इक्वल टू घर्षण गुणांक इक्वल टू म्यू होता है, इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, F/R, उसका फॉर्मूला होता है किसका, घर्षण गुणांक का। अब घर्षण का लाभ भी होता है और घर्षण का हानि भी होता है। घर्षण यदि कहीं पे उत्पन्न होता है तो घर्षण के उत्पन्न होने से हमको फायदा भी कहीं पे होता है, तो कहीं पे हमको नुकसान भी होता है। तो फायदा क्या क्या होता है, घर्षण के कारण ही हम सड़क पे चल पाते हैं या फिर गाड़ी चला पाते हैं। घर्षण नहीं रहेगा तो हम सड़क पे चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे, या गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी का टायर स्लिप करेगा, ठीक है। घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, लिखते जो है बोर्ड या फिर कॉपी के ऊपर, वहां पे घर्षण कार्य करता है। घर्षण नहीं रहेगा, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज के ऊपर जब हम लिखते हैं तो लिख नहीं पाते, क्योंकि वहां वो घर्षण खत्म हो जाता है, पेन वो फिसल जाता है, इसीलिए वहां पे हम लिख नहीं पाते हैं। तो घर्षण के कारण ही हम लिख भी पाते हैं। अलग अलग मशीन हम घर्षण के कारण ही चला पाते हैं। जब घर्षण उत्पन्न नहीं होगा तो वो मशीन घूमेगा नहीं तो वहां पे क्या होगा, घर्षण के कारण वो मशीन अच्छा से काम कर पाता है। अब घर्षण का हानि क्या क्या होता है, तो मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं। लंबे समय तक जब मशीन चलता है तो घर्षण के उत्पन्न होने के कारण उसका पार्ट्स घिस जाता है और धीरे धीरे उसको हमको चेंज करना पड़ता है। चप्पल घिस जाता है, जब चप्पल हम पहनते हैं तो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वो क्या होता है, घिस के पतला हो जाता है। गाड़ी का टायर घिस जाता है, किसके कारण, घर्षण के कारण। तो गाड़ी का टायर या फिर चप्पल का घिस जाना ये किसका कारण है, घर्षण का कारण है, ये घर्षण का हानि का कारण है, ठीक है। कल मशीन के कल पुर्जे का घिस जाना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है VVI में, ITI में भी पूछा गया है और पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल तीनों में पूछा गया। मशीन का कल पुर्जे का घिस जाना किसका एग्जाम्पल है, ये घर्षण का एग्जाम्पल है। और इसमें से ये वाला सड़क पे चलना और गाड़ी का सड़क पे चला पाना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी घर्षण का एग्जाम्पल है। ये दोनों VVI एग्जाम्पल में से आता है। ये डायरेक्ट पूछेगा और पूछेगा किसका एग्जाम्पल है, ये घर्षण का एग्जाम्पल है, ये बल का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। तो ये घर्षण का भी चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लीवर का देखेंगे, ठीक है। लीवर क्या क्या होता है और लीवर का कितना कितना टाइप्स होता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। या हो गया उत्तोलक। मशीन हम देखेंगे, मशीन क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र है जिससे हम थोड़ा सा बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य कर लेते हैं। मशीन क्या होता है, इसमें हम थोड़ा सा बल लगाते हैं और वो अधिक कार्य करके हमको देता है, उसको हम मशीन कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ इक्वल टू होता है उठाया गया भार बटा लगाई गई ऊर्जा। जब हम किसी भी चीज में हम कोई भार हम लगा के उठाते हैं तो कितना वजन, कितना हम ऊर्जा लगाते हैं उसको उठाने में और कितना भार को हम उठाए हैं, ठीक है। ये दोनों का अनुपात जो है ये यांत्रिक लाभ बतलाता है। तो इसको हम वर्क बटा W/P लिखते हैं, ठीक है। उठाया गया भार लगाई गई ऊर्जा। अगर मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक है। मशीन की दक्षता के लिए क्या फॉर्मूला है, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटा मशीन को दी गई ऊर्जा। मशीन ने कितना काम किया और हम उसको कितना ऊर्जा दिए थे, ठीक है, गुना 100। तो मशीन को द्वारा किया गया कार्य बटा मशीन को दी गई ऊर्जा मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये मशीन की दक्षता निकलेगी, इफिशियंसी ऑफ मशीन निकलेगा। अब इसके बाद आता है उत्तोलक क्या होता है, लीवर क्या होता है, ठीक है।
लीवर किसको कहते हैं? एक प्रकार का एक सरल मशीन है, ठीक है। लीवर क्या, एक प्रकार का सरल मशीन होता है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो लीवर के तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या कहते हैं, तीन फैक्टर होते हैं। पहला आयास होता है जिसको हम फलक्रम बोलते हैं, दूसरा आलम्ब होता है जिसको हम एफर्ट बोलते हैं, तीसरा भार होता है जिसको हम लोड बोलते हैं, ठीक है। तो तीन फैक्टर कितना है उत्तोलक के? तीन फैक्टर हैं, आयास, आलम्ब, भार, फलक्रम, एफर्ट और लोड, ठीक है। उसी तरह उत्तोलक के तीन प्रकार भी होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, प्रथम क्लास के उत्तोलक, ठीक है। उसी तरह द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब यहां से आलम्ब, आयास और भार, इसका हम परिभाषा देखेंगे और तीनों प्रकार के उत्तोलक के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आलम्ब हो गया, आयास हो गया, भार हो गया, इसका डिफिनेशन है क्या क्या होता है। आलम्ब या फलक्रम किसको कहते हैं? जिस वस्तु के चारों ओर वस्तु आसानी से घूम जाए, जिस भी बिंदु के चारों ओर वस्तु आसानी से घूम जाता है उसको हम आलम्ब कहते हैं, ठीक है। आयास किसको कहते हैं? उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं, ठीक है। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आयास कहते हैं या फिर एफर्ट बोलते हैं। भार क्या होता है? जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे थे वो वस्तु क्या हो गया? हमारा भार हो गया, ठीक है। उसी को हम लोड बोलते हैं। अब जैसे क्या कहते हैं, घर पे हम देखते हैं कोई बड़ा सा पत्थर है या फिर बोरा है, उसको उठा के खिसकाना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? बांस का यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह एक कोई सामान है जिसको कि हमको उठाना है और ये भारी है, यहाँ पे क्या करते हैं? एक बांस लिए और इसके अंदर फंसा देते हैं और इसके नीचे में कुछ लगाते हैं जिसको इसे फिर दबाते हैं, ठीक है। तो दबाने पे फिर क्या होता है? वो खिसकने का कम खिसकता है। जैसे ये हो गया, अब इस पे ये रखा हुआ है सामान, ये है। अब इसको हमको खिसकाना है, क्या करेंगे? इसके नीचे ऐसे लगाते हैं, ये ब्लू वाला मार्कर को हमको खिसकाना है तो दूसरा क्या करते हैं? एक बांस लिए, इसके अंदर ऐसे फंसा दिए, ठीक है। फिर इसको ऐसे उठाते हैं, तो उठाने पर ये जिसको हम उठा रहे हैं वो क्या हो गया? वो हमारा लोड हो गया। जिसको हम ये ब्लू वाला को ऐसे उठा रहे थे, ब्लू वाला हमारा लोड हो गया। और दबाने में यहाँ पर जो हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एफर्ट हो गया। और जिस मार्कर पे हम इसको रख के ऐसे उठा रहे हैं वो हमारा फलक्रम मतलब आलम्ब हो गया, ठीक है। इस मार्कर पे रख के तब इसको हम ऐसे उठा रहे थे, ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ये क्या हो जाएगा? आलम्ब हो जाएगा। आलम्ब, भार और लोड में समझ आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, इस पे यहाँ पे एक मान लीजिए ये एक ईंट है, ठीक है, ये एक ईंट है या फिर पत्थर है जिसको यहाँ पर हमें क्या किया? एक बांस को रख दिया है, ठीक है। इधर एक कोई सामान है जिसको कि हम उसको उठाना है और इधर हम बल लगाते हैं। तो ये कोई जो भी सामान है उसको हम एक साइड में बांध देते हैं या फिर उसके अंदर फंसा देते हैं और इधर हम बल लगाते हैं। तो बल लगाने से क्या होता है? इधर वाला सामान जो है वो आसानी से उठ जाता है, ठीक है। तो कम फोर्स में ये वाला सामान मूवमेंट कर जाता है। इसी को हम क्या करते हैं? ये बीच में जो ईंट है ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है आलम्ब का, फलक्रम का काम कर रहा है। यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर जो हम बल लगा रहे हैं, ये किसका काम कर? ये कौन सा हो गया? ये हो गया एफर्ट हो गया, ठीक है। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एफर्ट। और बीच में जो ये हम ईंट फंसाए हैं इसको क्या बोलेंगे? फलक्रम। और जो हम उठा रहे हैं सामान उसको हम बोलेंगे लोड, ठीक है। तो फलक्रम, लोड और फोर्स क्या होता है पता चल गया होगा। फलक्रम, लोड और फोर्स में जो सामान हम उठा रहे होते हैं उसको लोड कहते हैं। जो बीच में हम सामान जिसमें जो फंसाते हैं उसको उठाने के लिए जो ईंट फंसाते हैं या पत्थर कुछ लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं। और जो हम बल अप्लाई करते हैं उसको हम एफर्ट या फिर एफर्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आलम्ब, आयास और भार में क्या अंतर है ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या जो फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है, सेकेंड क्लास लीवर क्या होता है और थर्ड क्लास लीवर क्या होता है और तीनों के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे। यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक या फर्स्ट क्लास लीवर किसको कहते हैं? फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है? आयाम मतलब एफर्ट और भार,
एफर्ट और लोड के बीच में आलम मतलब फलक्रम होता है। फलक्रम क्या होता है? एफर्ट और लोड के बीच में। एफर्ट और लोड के बीच में क्या होता है? फलक्रम होता है। जैसे कि कैंची, तो कैंची में हम लोड जो लगाते हैं तो कैंची होता है इस टाइप का, ठीक है, और इधर हम इधर दबाते हैं तो लोड इधर लगा रहे हैं और कटता इधर है, इस साइड है, ठीक है। तो एफर्ट जो हम इधर लगा रहे हैं बाहर इस साइड में, और फलक्रम क्या होता है? बीच में होता है। बीच में नट लगा होता है, वो फलक्रम होता है। तो ये क्या होगा? कैंची किसका होगी? जिसमें जो है फलक्रम बीच में, क्या कहते हैं, फलक्रम बीच में हो जाता है, उसे फर्स्ट क्लास का लीवर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? बीच में फलक्रम रहता है और एक साइड हम फोर्स लगाते हैं, मतलब बाहर लगाते हैं, दूसरे साइड हमारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्लास का लीवर। सेकेंड क्लास का लीवर में क्या होता है? इसमें लोड और एफर्ट जो है, लोड और एफर्ट जो है आलम्ब के बीच में होता है। लोड कहां पे रहता है? एफर्ट और आलम्ब के बीच में। इसमें लोड जो होता है एफर्ट और आलम्ब के बीच में होता है। इसको हम द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, जिसमें कूड़ा ढोने की गाड़ी, नींबू निचोड़ने का मशीन। तो नींबू निचोड़ने का जो मशीन होता है वो इस साइड ऐसे फिक्स रहता है, ठीक है। बीच में हम नींबू डालते हैं और इधर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नींबू डालते हैं, यहाँ पे हमारा भार हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लगाया, क्या कहते हैं, अप्लाई, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर। कूड़ा ढोने की जो गाड़ी होती है तो उसमें एक साइड चक्का लगा होता है, दूसरे साइड से हम उठाते हैं, और भार जो होता है वो बीच में रहता है, कूड़ा जो रहता है वो बीच में रहता है। तो वो किसके अंदर आ गया? जिसमें भार बीच में आ जाता हो, जिसमें भार कहाँ आ जाता हो? बीच में आ जाता हो, उसको हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में आ रहा था? आलम्ब, फलक्रम बीच में आ रहा था। तो फलक्रम जहां पे बीच में आता है उसको हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। जिसमें भार बीच में आ रहा होता है उसको हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। और इसमें तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है, इसमें एफर्ट हमारा बीच में आता है, ठीक है। इसमें कहते हैं आयास, भार और आलम्ब के बीच में आ जाता है। जिसमें आयास जो है वो भार और, मतलब एफर्ट जो है भार और आलम्ब के बीच में आ जाता हो, उसको क्या क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया? चिमटा हो गया, या फिर किसान का हल हो गया। तो चिमटा जो होता है उसमें हम कहा भार जो लगाते हैं वो हम बीच में लगाते हैं। चिमटा ऐसे जुड़ा रहता है, उसमें हम बीच में फोर्स ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो कौन सा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि पूछेगा चिमटा कौन से उत्तोलक का एग्जाम्पल है? प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। यहाँ पे तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। कैंची कौन से श्रेणी का उत्तोलक है? कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कूड़ा ढोने की गाड़ी या नींबू निचोड़ने की मशीन कौन से श्रेणी का उत्तोलक कहती है? कि कूड़ा ढोने की गाड़ी हो या फिर नींबू निचोड़ने का मशीन हो, दोनों द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्योंकि इस दोनों में जो है भार कहाँ पे है? बीच में है। भार बीच में है तो द्वितीय श्रेणी, ठीक है। भार बीच में है तो द्वितीय श्रेणी, बीच में आलम्ब है तो प्रथम श्रेणी, बीच में आलम्ब है तो प्रथम श्रेणी, और बीच में एफर्ट आ जाता है। बीच में एफर्ट आ गया तो वो क्या, कौन सा श्रेणी हो गया? तृतीय श्रेणी। बीच में एफर्ट आ गया तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो प्रथम श्रेणी में क्या होता है? भार बीच में, आलम्ब बीच में, फलक्रम बीच में होता है। भार बीच में हुआ तो द्वितीय श्रेणी का, और एफर्ट बीच में हुआ तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। उत्तोलक के बाद यहाँ तक उत्तोलक का चैप्टर ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बल कूड़ा का पढ़ लिया हम, फ्रिक्शन पढ़ लिया, और उत्तोलक मतलब मशीन भी हम पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं, लीवर खत्म हो गया था। लीवर के बाद देखते हैं संतुलन, इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल इस प्रकार कार्य करता हो कि वस्तु के में न रेखीय परिवर्तन होता हो, ना फिर और ना ही कोई कोणीय गति हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं संतुलन में होना, ठीक है। जब कोई वस्तु पे कोई बल कार्य कर रहा होता है लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वस्तु संतुलन में है, ठीक। उसमें क्या कौन कौन सा संतुलन होता है? पहला होता है अस्थायी संतुलन, फिर होता है अस्थायी संतुलन, उसके बाद होता है उदासीन संतुलन। अस्थायी संतुलन क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम एक किसी अवस्था में वो है, उसको थोड़ा सा उसके अवस्था में परिवर्तन लाके छोड़ दिए, फिर वापस वो अपने ही अवस्था में आ गया, तो उसको हम कहते हैं कौन सा संतुलन है? ये अस्थायी संतुलन के अंदर आता है, ठीक है। उसका अस्थायी संतुलन क्या होता है? जब वस्तु में उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के बाद वो
अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद है उदासीन संतुलन। जब कोई वस्तु में उसकी अवस्था में परिवर्तन करके छोड़ते हैं तो पुनः अपने अवस्था में नहीं आता है, लेकिन एक नया अवस्था तैयार कर लेता है। वो पुनः अपने अवस्था में नहीं आता है लेकिन एक नया अवस्था में चले जाता है, तो उसको कहते हैं उदासीन संतुलन, ठीक है। अब जैसे एक शंकु लेते हैं, शंकु में क्या होता है, तो उसको जैसे हम ऐसे सीधा करके रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने अवस्था में वो हमेशा उसको डाइवर्ट करके भी छोड़ेंगे तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि ये एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बा को हम इस तरह से रखते हैं, ये भी संतुलन में, कौन सा, अस्थाई संतुलन में। इसको हम हल्का ऐसा छोड़ देंगे, फिर वापस छोड़ देंगे, फिर अपने वापस उसी पोजीशन में चले जा रहा है। इसको ऐसा हल्का टिल्ट किया और छोड़ दिया, तो फिर से उसी पोजीशन में चले आया। ये कौन सा संतुलन कहलाएगा, अस्थाई संतुलन। अब अस्थाई संतुलन क्या होता है, तो अस्थाई संतुलन के अंदर होता है जैसे कि इसी डब्बा को ऐसे हम खड़ा करते हैं, ठीक है, ऐसे कोणीय रूप में खड़ा करके छोड़ते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर टिल्ट करते हैं, जैसे टिल्ट करते हैं तो वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है और मुड़ जाता है। ये किसके अंदर आया, तो वो फिर उसी पोजीशन में नहीं आ सकता है, इसको कहते हैं अस्थाई संतुलन में, ठीक है। अब जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को हम ऐसे रखे हुए हैं, अब इसमें हम हल्का सा मूवमेंट करते हैं, ठीक, यहाँ पे है, इसको ऐसे घुमाते हैं, घूमने के बाद ये फिर वापस अपने उसी पोजीशन में ऐसे नहीं गया, ये घूम के यहाँ आ गया और एक नया पोजीशन क्रिएट कर लिया, इसको कहते हैं उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन में क्या करता है, वस्तु अपने नया पोजीशन को क्रिएट कर लेता है। और अस्थायी संतुलन में एक बार अपना संतुलन खो दिया तो फिर वो संतुलन में नहीं आ पाएगा। अस्थायी संतुलन में क्या होता है, वो संतुलित रहता है, उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम छोड़ भी देते हैं तो वो वापस उसी संतुलन में आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस शंकु को हल्का सा इधर तिरछा किया गया, छोड़ने पर फिर वापस वो इसी स्थान पे आ जाता है, इसको कहते हैं अस्थायी संतुलन। और ये अस्थायी संतुलन में इसी शंकु को उल्टा करके जब खड़ा कर देते हैं तो ये हल्का सा भी टिल्ट होता है, ये वापस गिर जाता है, तो ये अस्थायी संतुलन में नहीं आता है। उदासीन संतुलन में क्या होता है, ऐसे नीचे में गिरा हुआ शंकु है, इसको यदि हम घुमा के छोड़ देंगे, थोड़ा घूमने के बाद फिर ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो उसको हम कहते हैं उदासीन संतुलन। वो उसी पोजीशन पे तो नहीं रुकेगा लेकिन देखने में वैसा ही रहेगा, तो उसको कहते हैं उदासीन संतुलन। संतुलन तक हम देख लिए, अब देखते हैं गुरुत्व केंद्र, ठीक है। किसी भी वस्तु को संतुलन में बनाए रखने के लिए गुरुत्व केंद्र जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र होता है क्या, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का कुल भार केंद्रित रहता है। किसी वस्तु का गुरुत्व भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे कार्य करता है। गुरुत्व भार जो होता है गुरुत्व केंद्र के ठीक ही नीचे कार्य करता है, ठीक है। अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जहां पर की वस्तु का भार एकत्रित होता है, ठीक है, कुल भार वहीं पे केंद्रित रहता है। अब कहते हैं किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब तक नहीं बदलता है जब तक उस वस्तु के आकार ना बदले। जब तक वस्तु का आकार नहीं बदलता है तब तक उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, किसी भी वस्तु के ठीक बीच में, किसी भी वस्तु के ठीक बीच में क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। अब अगला पॉइंट है गुरुत्व बल। गुरुत्व केंद्र पर ही कार्य करता है। गुरुत्व बल जो होता है वो गुरुत्व केंद्र पर ही नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ फोर्स जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे नहीं कार्य करता है, वो नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र जितना नीचे होगा वस्तु उतना अधिक अस्थायी होगा। गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का जितना ही नीचे होगा वो वस्तु उतना ही ज्यादा अस्थायी कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे ट्रक चालक में देखते होंगे, ट्रक या फिर ट्रैक्टर के ऊपर जब हम सामान लोड करते हैं तो वहां पर पुलिस पकड़, यदि ओवरलोडिंग करके चलते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है। तो पुलिस क्यों पकड़ती है, यदि ये मान लीजिए ये ट्रक है, जैसे कि ये एक ट्रक है, ठीक है, इस पे हम सामान लोड करेंगे तो यहां तक लेके गए, ठीक है, यहां तक इसका जो रखने का कंटेनर बना है ये मान लीजिए यहां तक बना हुआ है।
तो इसका कंटेनर का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक इसके सेंटर में, ठीक है। तब ठीक इसके सेंटर में रहेगा तो गाड़ी के बीच में है, तो ये क्या करता है, गाड़ी को संतुलन बनाए हुए रखा है, ठीक है। अब यदि इस पे हम ओवरलोडिंग करते हैं, दूसरा ट्रक देखते हैं, दूसरा में ओवरलोडिंग वाला। और इसमें देखिए, इसमें क्या किया, ओवरलोडिंग होने के बाद क्या हो गया, पहले जब यहाँ तक हम पुल करते हैं तो इसका मास, सेंटर ऑफ मास रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम इसको ओवरलोड किए तो इसका सेंटर ऑफ मास चले गया ऊपर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रक अनबैलेंस होने लगेगा, और अनबैलेंस होगा तो वो दूसरे किसी को टक्कर मार देगा। तो आप दूसरे किसी को टक्कर नहीं मारते हैं, दूसरे किसी की जान नहीं ले रहे, इसीलिए पुलिस हमको पकड़ती है ओवरलोड के कंडीशन में, ठीक है। तो ओवरलोड जब हम करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ऊपर चले जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा वो उतना ही बैलेंस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या इंपॉर्टेंस था ये देख लिए। तो ये फोर्स एंड ग्रेविटी और फ्रिक्शन वाला ये पूरा चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इससे जो भी न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एक बार हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो अभी तक में ये जो चैप्टर था फोर्स वाला वो कंप्लीट हो गया।